हाय, आई एम रोशन साइन। आज मैं बात करूंगा प्राचीन सभ्यता के सबसे रहस्यमयी और स्थायी प्रतीकों में से एक जो आज भी खड़ा है, जिसे हम द ग्रेट स्फिंक्स के नाम से जानते हैं। प्राचीन मिस्रवासी से होरा मैकाथे कहते थे, जिसे इंग्लिश में हॉरस इन द होराइजन कहा जाता है। लेकिन ग्रीक ट्रैवलर्स एंड हिस्टोरियंस जो मिस्र आए थे, उन्होंने इसे स्फिंक्स कहा, क्योंकि ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक ऐसे जीव का वर्णन मिलता है जिसका शरीर शेर का, सर इंसान का, जो अक्सर पंखों के साथ होता था, जिसे ग्रीक लोग स्फिंक्स कहते हैं। और एक बात यह कि वास्तव में कोई नहीं जानता कि ग्रेट स्फिंक्स का निर्माण किसने किया, क्योंकि पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के बीच में यह बहस का विषय अभी भी बना हुआ है। एक लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि स्फिंक्स खापरे के शासनकाल में बनाया गया था, क्योंकि स्फिंक्स आज से 2500 बीसी के आसपास बना था, जिस टाइम पे खापरे किंग थे इजिप्ट के। पर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि खापरे के बड़े भाई रेड जेडफ ने अपने पिता खुफू की याद में इसे बनाया था। और यह भी अटकलें लगाई गई है कि खुद खुफू ने इसका निर्माण कराया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रेट स्फिंक्स का चेहरा खापरे की तुलना में खुफू से अधिक मिलता जुलता है। बट सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। और आप लोग खुफू और खापरे को नहीं जानते तो बता दूं, खुफू पिता है खापरे के, और खुफू ने ही द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा का निर्माण कराया था, और खापरे ने सेकंड ग्रेट पिरामिड का। बट जहां तक स्फिंक्स की बात है तो आपको बता दूं, अगस्टे मैरियट नाम के एक फ्रांसीसी खोजकर्ता को स्फिंक्स के निकट एक इमारत के खंडहरों के बीच ज्वालामुखी के चट्टानों से बनाई गई खापरे की एक मूर्ति मिली थी। इसके अलावा मैरियट को एक पत्थर के रास्ते के अवशेष मिले जो खापरे के पिरामिड के बगल में एक शवगिरी को जोड़ती थी। और एक चीज पे ध्यान दिया जाए तो स्फिंक्स खापरे के पिरामिड से ज्यादा नजदीक है। इससे लगभग स्पष्ट होता है कि खापरे ही वो किंग थे जिन्होंने स्फिंक्स का निर्माण कराया था। इसे बनाने वाले कारीगर और मजदूर वहां से दक्षिण में आधा मील दूर पर रहते थे। आज भी वहां कच्ची ईंट की दीवार के अवशेष मौजूद है, जहां से मालूम चलता है कि वहां पे लगभग 600 लोगों की कब्र मौजूद है, जिनकी पहचान उनके नाम और उपाधियों को दर्ज कराने वाले शिलालेख से आज भी की जा सकती है। अब चलिए इसके बनावट पे ध्यान देते हैं। ये 240 फीट लंबी, 62 फीट चौड़ी और 66 फीट ऊंची है। और मैं आपको बता दूं, स्फिंक्स का अगला भाग पठार की आधारशिला से बना एक चूना पत्थर का खंभा है, यानी इसके साइड से पत्थरों को काटा गया था। मिस्र के भूवैज्ञानिक फारूक अलबाज की माने तो पत्थरों को काटने के बाद हवा द्वारा खंभे का कुछ ऐसा निर्माण हुआ होगा। और आप लोगों को मालूम ही है, हवा के कारण कभी कभी जानवरों जैसी आकृतियां भी पत्थरों से बन जाती है। और बाद में अन्य चूना पत्थर की सहायता से इसके पूरे शरीर को बनाया गया था। बट इसके शरीर को ध्यान से देखोगे तो मालूम चलेगा इसमें जाने के कई रास्ते हैं। जैसे 1914 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज ए रीनर ने स्फिंक्स के सिर पर छेद की खुदाई की, और वो एक ऐसी कहानी को लेकर के वापस आए जो इतिहास में लगभग मिटा दी गई, जो स्फिंक्स के बॉडी के अंदर बने कमरों की ओर जाती थी। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर की संरचना बिल्कुल ऐसी ही है, बट आप बिलीव करो अंदर कुछ तो है। आप ये फोटो देखो जो 15 दिसंबर 1925 को ली गई थी, जिसमें साफ दिख रहा है कि इसके सर के होल में एक इंसान खड़ा है। और कुछ पुराने स्केच पर नजर डालोगे तो उससे भी ये मालूम चलता है। और आज के टाइम पे सर पे मौजूद होल को बंद कर दिया गया है। साथ ही एक होल इसके बॉडी पे भी है, और जब इसके कान के पास देखोगे तो मालूम चलता है यहाँ पे भी एक होल हुआ करता था, जिसको बाद में बंद कर दिया गया है। और इन सबको बंद करने की भी वजह थी क्योंकि इसके अंदर की चीजों को जानने के चक्कर में खुदाई के टाइम पे स्फिंक्स को कुछ भी हो सकता था। इसके आसपास के कुछ सुरंगों को कुछ हद तक खोदा गया है, बट उससे भी सटीक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन 1977 में वैज्ञानिक की एक टीम ने स्फिंक्स के नीचे चट्टान को स्कैन करने के लिए रिमोट सेंसिंग उपकरण का उपयोग किया, तो उन्हें कई दरारें मिली जो सुरंगों का संकेत देती है। फिर 1987 में एक अन्य टीम ने जमीन की जांच के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया और स्फिंक्स के सामने के पंजे के नीचे एक बड़े आयताकार कक्ष का पता लगाया। अब आप समझ सकते हो कि इसके नीचे कई कमरे मौजूद हैं। साथ ही स्फिंक्स का क्षरण भी हो रहा है, क्योंकि स्फिंक्स के शरीर में नमी आ गई थी। जब ड्रिल किया गया तो उन्होंने पाया कि जल स्तर स्फिंक्स के केवल 15 फीट नीचे था। भूजल को डाइवर्ट करने के लिए पास में एक पंप लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इसे बचाने के लिए हमेशा देखभाल की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो समय के साथ ये गायब भी हो सकता है। और स्फिंक्स के बीच ग्रेनाइट के स्लैब पर एक कहानी उकेरी गई है, जिसके अनुसार मिस्र के राजकुमार टुटमुस फोर्थ रेगिस्तान में शिकार करने गए थे। कुछ टाइम बाद थक गए और फिर स्फिंक्स की छाया में लेट गए। उस टाइम पे स्फिंक्स का पूरा बॉडी रेत में दबी हुई थी, और जब वो नींद में थे तो उनके सपने में कोई आया और खुद को होरा मैकाथे, यानी कि हॉरस इन द होराइजन, जो कि आप सबको मैंने बताया है स्फिंक्स का नाम है। वो सपने में अपने बर्बाद हो रहे शरीर को रेत से बाहर निकालने के बदले टुटमुस फोर्थ को सिंहासन की पेशकश की। लेकिन यह अज्ञात है कि राजकुमार ने वास्तव में यह सपना देखा था या नहीं। लेकिन जब वह किंग बन गया तो उसने न्यू किंगडम में स्फिंक्स की पूजा शुरू की। पूरे मिस्र में स्फिंक्स की हर जगह मूर्तियां लगाई गई और चित्रों में भी इसे दिखाया गया, जिसे रॉयल्टी और सूर्य की पवित्र शक्ति के एक शक्तिशाली चिन्ह के रूप में चित्रित किया गया। अब मैं आपको इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा बताता हूँ। ऐसा माना जाता है कि स्फिंक्स के नीचे एक छुपी हुई लाइब्रेरी है, जिसे हॉल ऑफ द रिकॉर्ड कहा जाता है। इस लाइब्रेरी में एटलांटिस का प्राचीन ज्ञान शामिल है। ये एक खोई हुई सभ्यता थी जो आज से 10,000 बीसी के आसपास एक प्रलय में नष्ट हो गई। कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार एटलांटिस मिस्र में स्थानांतरित हो गया और भविष्य के लिए अपने ज्ञान को संरक्षित करने के तरीके के रूप में स्फिंक्स और पिरामिड का निर्माण किया। हालांकि यह सिद्धांत पुरातात्विक साक्ष्यों से कभी सिद्ध नहीं हुआ। अब स्फिंक्स के कुछ रोचक तथ्यों पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट, मार्क लेहनर के अनुसार स्फिंक्स को छेनी और हथौड़ों का उपयोग करके पूरा करने में लगभग 100 श्रमिकों को लगभग 3 साल का टाइम लगेगा। सेकंड,
या आज के जैसे हमेशा भूरा रंग का नहीं था। वास्तव में ये लाल, नीले और पीले रंगों से चित्रित किया गया था। चेहरा शायद लाल था। आप भी स्फिंक्स के कान पर बचा हुआ लाल रंग को देख सकते हैं। थर्ड, स्फिंक्स एक बहुत बड़े मंदिर परिषद का हिस्सा है, लेकिन मंदिर कभी पूरी बनी ही नहीं जैसा उसे बनना था। स्फिंक्स के आसपास की खाई के उत्तरी किनारे में आधारशिला के खंड जो केवल आंशिक रूप से खोदे गए हैं। यहाँ पुरातत्वविदों को एक कारीगर के दोपहर के भोजन और टूल किट के अवशेष भी मिले, बियर या पानी के जार के टुकड़े और पत्थर के हथौड़े। जाहिर है कर्मचारी काम छोड़ करके चले गए थे। फोर्थ, स्फिंक्स के पास एक लंबी दाढ़ी थी, लेकिन क्षरण के कारण उसने अपनी अधिकांश दाढ़ी को खो दी, जिसे अभी भी म्यूजियम में रखा गया है। फिफ्थ, वास्तव में इसे पिरामिड के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई खदानों से बचे हुए चूना पत्थरों के टुकड़े से बनाया गया था। सामने के पंजे में अभी भी चूना पत्थर के कई टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट, स्फिंक्स की नाक 1 मीटर चौड़ी थी, लेकिन उसे नष्ट कर दिया गया। ऐसी अफवाह थी कि नेपोलियन के सैनिकों ने तोप से नाक को नष्ट कर दिया, लेकिन 1402 में एक अरब इतिहासकार ने बताया कि एक सूफी कट्टरपंथी ने कुछ धार्मिक कारणों की वजह से नाक को नष्ट कर दिया। एंड लास्ट, एक ऐसा अनुमान है कि स्फिंक्स का सिर हमेशा छोटा नहीं रहा होगा, क्योंकि सिर और बॉडी का अनुपात बिल्कुल मैच नहीं करता। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मूल सिर कुछ इस तरीके का रहा होगा।